खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांड्या। इसका रुख कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी खर्च में कटौती और मित व्ययता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाते हुए अपने काफिले का आकार आधिकारिक रूप से आधा करने का निर्देश दिया। साथ ही देश के कई मंत्रियों ने पीएम के समर्थन में अपने काफिले को आधा किया। 14 से 15 मई 2026 को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए कई देश के नेता और प्रतिनिधि भारत पहुंचे। भारत की 2026 की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक आर्थिक सुरक्षा और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें रूस के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और भाजपा नेता पन्ना यादव के पति प्रतीक यादव का लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन। अखिलेश की मौजूदगी में पोस्टमार्टम। सपा विधायक ने जताई आशंका, जहर से हुई मौत। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एन रंगासामी को सम्मानित किया। और महाराष्ट्र के सांगली जिले के जत तालुका के मोटीवाड़ी गांव में मरगुबाई देवी के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान तेज आंधी तूफान में दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। खबर दोपहर में सबसे बड़ी खबर से इसकी शुरुआत करते हैं। मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का आज निधन हो गया। लखनऊ में सुबह 6 बजे सिविल अस्पताल में उनके निधन की खबर आई। इसको लेकर लगातार अटकलों का बाजार भी गर्म है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। जो चेहरा मुलायम सिंह यादव परिवार का सबसे हेल्थ कॉन्शियस माना जाता था, वही बुधवार की सुबह जब लखनऊ के सिविल अस्पताल से पार्थिव होकर सफेद चादर में लिपटा दिखा तो हर कोई हैरान रह गया। सियासत से दूर रहने वाले प्रतीक यादव पहचान से दूर नहीं थे। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत कई सस्पेंस में लिपटी है, जिसका सही पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 11 से 12 बजे के बीच प्रतीक को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था। हालत ठीक होने पर प्रतीक यादव घर वापस लौट गए। करीब सुबह 5 बजे प्रतीक की फिर हालत बिगड़ गई और किचन में बेसुध होकर वह गिर पड़े। प्रतीक का ड्राइवर सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को घर लेकर पहुंचा। सुबह करीब 6 बजे डॉक्टर बेसुध हालात में प्रतीक यादव को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे। सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने प्रतीक को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महज 38 साल के प्रतीक यादव को बॉडी बिल्डिंग का शौक था। ब्रिटेन से पढ़े लिखे प्रतीक का लखनऊ में मशहूर जिम भी था और वो रियल एस्टेट के व्यवसाय से भी जुड़े हुए थे। ऐसे में महज 38 साल की उम्र उनका यूं गुजर जाना हर किसी को अखरा भी और सवाल भी उठे। क्या प्रतीक यादव किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे? फिटनेस के प्रति इतने सजग थे, फिर अचानक कैसे तबीयत बिगड़ गई? सिविल अस्पताल में मंगलवार की रात को अचानक चेकअप हुआ था। क्या दवाओं में लापरवाही बना जान जाने का कारण? अखिलेश यादव को जैसे ही प्रतीक यादव के निधन की खबर लगी तो वो तुरंत ही केजीएमयू पहुंचे और सीधा पोस्टमार्टम हाउस गए, जहां पोस्टमार्टम होने के बाद वो बाहर निकले और मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिससे प्रतीक के मौत की गुत्थी में एक नया सिरा भी जुड़ गया। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ
भाई। जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी अखिलेश यादव के कारोबार में घाटे वाले बयान के बाद प्रतीक यादव की मौत में एक नए एंगल को लेकर भी सवाल उठने लगे। क्या प्रतीक का कारोबार घाटे में चल रहा था? क्या घाटे की वजह से ही डिप्रेशन में चल रहे थे प्रतीक यादव के निधन के असली कारण की तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बाकायदा वीडियोग्राफी भी हुई है। प्रतीक यादव को पोस्टमार्टम सीएमओ की निगरानी में डॉक्टर्स के पैनल ने किया है। पोस्टमार्टम के दौरान अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है। इस बीच दोपहर करीब 12 बजे प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के घर पुलिस पहुंची। माना जा रहा है कि पुलिस पूरे मामले में कई एंगल से जांच भी कर रही है। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शोक जताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी इस संकट की घड़ी में परिवार के लिए प्रार्थना की। घटना होती है, दुखदायी होती है, हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि दुख सहने के परिवार को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदायी है। मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है कि ऐसे नौजवान साथी हम लोग के बीच से चले गए। उसके लिए उनके परिवार को मैं सांत्वना देता हूँ और उनको परिवार को मैं सांत्वना देता हूँ। लाइमलाइट से दूर रहने वाले प्रतीक यादव ने शुरुआत से ही राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी बॉडी बिल्डिंग की तस्वीरें डालते रहते थे। प्रतीक यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। उन्होंने ब्रिटेन से एमबीए की पढ़ाई की और देश वापस लौटने के बाद सियासत से दूर रहकर उन्होंने बिजनेस पर ही ध्यान दिया। प्रतीक यादव का महज 38 साल की उम्र में दुनिया से यूं चले जाना हैरान करने वाला भी है और साथ ही उनके निधन को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। उम्मीद है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुलायम सिंह यादव की छोटी बेटी और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का महज 38 साल की उम्र में निधन हो गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव इस समय असम में है और ये खबर मिलते ही वो तुरंत लखनऊ के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही कि सुबह करीब 4 बजे अपने किचन में प्रतीक यादव बेहोश यानी कि बेसुध पाए गए थे, जिसके बाद आनन फानन में उसके करीब 20 दोस्त सिविल हॉस्पिटल उसको लेकर आए, लेकिन डॉक्टर्स ने तुरंत उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव सियासत से दूर रहा करते थे और रियल एस्टेट और हेल्थ के बिजनेस से जुड़े हुए थे। वो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। देखिए, प्रतीक यादव के निधन पर अब सिविल हॉस्पिटल यानी कि सिविल अस्पताल का जो बयान है वो भी सामने आया है, क्योंकि हर किसी की निगाहें इस पर बनी कि कारण क्या है। प्रतीक यादव के ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचकर बताया कि भैया की तबीयत खराब है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक यादव के घर पहुंचे तो देखा शरीर अचेत है। प्रतीक यादव को डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल लेकर आए, जहाँ उन्हें ब्रॉड डेड यानी कि पहुंचने से पहले ही मरा हुआ घोषित कर दिया गया। बॉडी को देखने के बाद सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के मामले का संदेह होने पर डॉक्टर्स ने प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेजा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं हॉस्पिटल के सामने से, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, अभी पोस्टमार्टम को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने है, क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है, प्राथमिक तौर पर अभी क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या कुछ जानकारी प्रतीक यादव को लेकर? देखिए जी, बिल्कुल पोस्टमार्टम हो चुका है। यहाँ से अब पोस्टमार्टम हाउस से प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर यहाँ से रवाना हो गया है उनके आवास के लिए, जो संभवतः कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच रहा होगा। यहाँ पे ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। चूंकि माना यह जा रहा था कि अपर्णा यादव लखनऊ के बाहर थी, वो लखनऊ जैसे ही पहुंची हैं तैसे ही यहाँ से उनका पार्थिव शरीर यहाँ से रवाना हो गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई तकरीबन 1 से 2 घंटे पूर्व ही पूरी हो गई थी, लेकिन जो तमाम सारी और कार्रवाइयाँ होती हैं वो सारी कार्रवाइयाँ चल रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद प्रतीक यादव के बिस्रे को सुरक्षित रख लिया गया है और ये बिस्रा अब आगे ये जो कार्रवाई होती है ये तब होती है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई संदेह होता है मौत के कारणों में, अगर कोई जहर, फूड पॉइजनिंग या किसी भी दवा का रिएक्शन, इस तरीके की चीज़ों में जो जब पोस्टमार्टम किया जाता है
तो बिस्तरे को सुरक्षित रख लिया जाता है। तो प्रतीक यादव का बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है। अभी आधिकारिक रूप से ये कोई पुष्टि नहीं हुई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया, लेकिन अगर ये सारी बातें तो आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही चलेंगी। लेकिन जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, उनके परिवारजन, उनके चाहने वालों, उनके प्रशंसकों को एक सदमा लगा था। आज सुबह जब ये खबर आई कि प्रतीक यादव अपने घर में अचेत पाए गए और जिसके बाद उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो अचानक राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर थी। लोगों सुनकर हैरान रह गए, स्तब्ध रह गए। इस खबर के बाद हमने देखा कि अखिलेश यादव भी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस आए थे, वो अंदर गए थे। उन्होंने जो प्रतीक यादव का ड्राइवर था उससे भी बातचीत की थी और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भी दुख जताया था कि बड़ा दुख की बात है। और यहाँ से अखिलेश यादव चले गए थे। इसके बाद अब पोस्टमार्टम हाउस से प्रतीक का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंच चुका है, पहुंच जा रहा होगा, रास्ते में कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुंच रहा होगा। विकास जी, क्योंकि इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई जगह इसको कहीं ना कहीं संदेह के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब जानकारी कल को लेकर भी आ रही है कि 11-12 बजे के करीब भी सिविल हॉस्पिटल प्रतीक यादव को ले जाया गया था। क्या आपकी डॉक्टर से कुछ बातचीत हुई है या ऐसी इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन कि कल भी प्रतीक यादव वहां पर पहुंचे थे खराब हालत में? देखिए ऐसी कोई जानकारी हमारे पास आधिकारिक रूप से नहीं है कि प्रतीक को 11 बजे भी ले जाया गया था। न ही उनके परिवार की तरफ से ये बात कही गई है, न ही प्रशासन या अस्पताल की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बात इस तरीके की कही गई है। हाँ, लेकिन जो बात ड्राइवर ने बताया और जिस तरीके से परिवार ने यहाँ पे बताया कि सुबह जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब उनको जब वहाँ ले जाया गया था तो अस्पताल पहुँचने में उनकी सारी जांचें तो की गई, लेकिन डॉक्टरों का मानना था कि उनकी मौत अस्पताल पहुँचने से पहले ही हो गई थी। इसीलिए डॉक्टरों ने जब परिवार उनका पार्थिव शरीर को सिविल हॉस्पिटल से अपने घर ले जाने के लिए जाने लगा तो डॉक्टरों ने रोक दिया, कहा इसका हम पोस्टमार्टम कराएंगे, इसके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर पुलिस वहां आती है और जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। पोस्टमार्टम यहाँ पर करवाया जाता है। 4 डॉक्टरों की निगरानी में 2 अतिरिक्त डॉक्टर थे और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी यहाँ पर मौजूद थे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद जो बिस्तरा था उसको सुरक्षित रख लिया गया है। आगे की जांच और आगे की विधिक कार्रवाई कानूनी अनुसार की जाएगी। फिलहाल जो है ये कहें कि प्रतीक के पूरे परिवार पर जिस तरीके से ये घटना आज की हुई है, ये जो परिस्थिति आई है, उनकी मौत ये किसी दुर्घटना से कम नहीं है। प्रतीक की 2 छोटी बेटियां हैं, अर्पणा यादव है उनके परिवार में, तो बिल्कुल, और उनके चाहने वाले तमाम सारे प्रशंसक उनको जो मानते थे, जानते थे, उनके दोस्त यार, तो उनके लिए आज बड़ा दुख का दिन है ये। विकास जी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्राथमिक तौर पर कई तरह की बातें सामने आ रही, क्योंकि जो लोग हैं वो इच्छुक है जानने को लेकर, कभी साजिश बताया जा रहा है तो कभी इसको साजिश नहीं बताया जा रहा है। क्या कुछ कहना है, पूरी जो जानकारी है पोस्टमार्टम को लेकर, रिपोर्ट को लेकर, कब तक आ जाएगी, कितना समय लगेगा इसमें? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी या तो पुलिस के द्वारा जारी की जाएगी या सीएमओ ऑफिस के द्वारा जारी की जाएगी। ये 2 होती हैं, वो उनके परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी जाएगी और इसमें जो कुछ निकल कर सामने आएगा तो हो सकता है मीडिया को भी साझा करें, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर तमाम सारे लोग खबरें में कह रहे हैं जो उनके आने जाने वाले कि प्रतीक इससे पहले मेदांता में अपना इलाज करवाने के लिए जाते थे। एक आध दिन के लिए वहां पर हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, एडमिट भी हुए थे, तो उनका कोई इलाज चलता था। वो किस चीज का चलता था इस रूप से कोई परिवार के मुख्य सदस्य ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, लेकिन ये खबरें थी कि प्रतीक का इलाज मेदांता हॉस्पिटल से चलता था। तो वो कारण हो सकता है कि अचानक से क्योंकि प्रतीक फिटनेस काफी अच्छी थी, माना यह जाता था वो जिम के नियमित रूप से जाते थे और हमेशा से अपने फिटनेस के प्रति सचेत रहते थे। तो ऐसे में हार्ट अटैक की संभावना तो लोगों की कम ही बनती है। कहते हैं जब इतने फिट रहते थे, 80 से 100 किलो वेट उठा लेते थे, तो ऐसे में जो क्या उनके अंदर कमी पाई गई, क्यों ये ऐसा हो गया, ये तमाम सारे उनके जानने वाले, पहचानने वाले ये जरूर शौक में है कि असली मौत का कारण क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार बड़ी जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रही है।
प्रतीक यादव के निधन को लेकर सपा विधायक का भी बड़ा जो दावा है वो सामने आया है। हालांकि इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई, जिससे प्रतीक यादव की मौत की आशंका। रविदास मेहरोत्रा जो कि विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, उनका बड़ा दावा, प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान भी थे। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का यह स्टेटमेंट सामने आया। प्रतीक यादव के निधन को लेकर सपा विधायक का बड़ा दावा है, बड़ा जो यहां पर दावा है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने डीडीयूपी से बातचीत के दौरान यह आशंका भी जताई है कि प्रतीक यादव की मौत जहर देने से भी होने की बात उन्होंने कबूली है। रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया है कि उनकी डॉक्टर से बातचीत हुई है और उसी जानकारी के आधार पर उन्होंने यह आशंका जताई है। रविदास मेहरोत्रा का यह भी दावा है कि प्रतीक यादव को जब सिविल अस्पताल ले जाया गया तो उनके शरीर पर चोट के निशान भी थे। आज एक दुख का दिन है, क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी का आज आकस्मिक और असामयिक निधन हो गया है। उनके निधन से हम लोगों को बहुत गहरा दुख लग रहा है ये व्यक्तिगत क्षति है। आज जब वो सुबह अस्पताल पहुंचे, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर लाए गए थे उससे पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। तो हमने कहा सामान्य हालत में जब मौत होती है तब पोस्टमार्टम नहीं होता है, उनका पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। तो हमने कहा मौत का क्या कारण होता है? तो उन्होंने कहा मौत का कारण शरीर में पॉइजन भी हो सकता है और उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी हैं। तो हम लोग इसलिए मांग करते हैं कि पोस्टमार्टम निष्पक्ष हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसमें जांच हो कि उनकी मौत किन कारणों से हुई है। काफी फिट रहते थे, कोई बीमारी तो नहीं सुना था? उनके कई जिम थे और वो अपने जिम में कसरत करते थे और बिल्कुल फिट थे। मैंने बीमार हैं ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे और वो अपने जिम में कसरत किया करते थे। आप जांच की मांग करते हैं? जी, हम चाहते हैं कि जो कि डॉक्टरों का कहना है और यहाँ भी बहुत लोग हमसे कह रहे हैं कि मांग करिए, तो उनकी जांच होनी चाहिए कि उनकी मौत किन कारणों से हुई है और उनको अस्पताल लाने में देरी क्यों हुई। तो अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। अगर थोड़ा पहले आ गए होते तो डॉक्टर कुछ उपचार कर लेते। तमाम सारी धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो तमाम सारी परिस्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं जिनके कारण रविदास मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की, इस मौत की जांच होनी चाहिए, पूरी बारीकी से जांच होनी चाहिए हर चीज़ की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी इस पूरे मामले पर, क्योंकि उनका कहना है कि प्रतीक काफ़ी फिट रहते थे, अचानक से ऐसी एक घटना क्यों हो गई। कैमरामैन रोहित के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और अपर्णा यादव के घर से लाइव हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र, क्या कुछ अभी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि साजिश के बड़े जो आरोप है लगाए जा रहे हैं, अभी क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए, यहाँ जो भीड़ है वो शांत है, मायूस है। लोग अपने प्रियजन को देखने आए हैं, कोई अपने नेता को देखने आया है और अभी उनका पार्थिव शरीर प्रतीक यादव के घर आ चुका है। वहाँ अंदर भी लोग मौजूद हैं, जो मुलायम परिवार के परिवारीजन हैं वो आ गए हैं, जो उनके शुभेच्छु हैं वो सब पहुँच गए हैं। तो अभी पार्थिव शरीर यहाँ आया है और ये सारी जांच का विषय है कि कैसे है, क्या घटना क्या घटी, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें जांच में आएंगे। अभी तक परिवार के किसी आदमी के इस तरीके का कोई बयान नहीं आया है, तो उस पर कोई अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। फिलहाल यहाँ लोग अपने शुभेच्छु जो लोग हैं अपने नेता के, अपने प्रियजन के दर्शन करने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए। हम कैमरामैन कहेंगे दिखाएं कि यहाँ किस तरीके से भीड़ है, मीडिया का भी जमघट है, प्रशासनिक लोग भी हैं, मुलायम का जो पूरा परिवार है वो अंदर घर के पहुंच चुका है। तो अभी थोड़ी देर में ये डिसाइड होगा कि जहाँ पिपरी घाट है कैंट में, वहाँ शायद दाह संस्कार किया जाएगा इनका। 4 बजे के आसपास ये जो पार्थिव शरीर है वहाँ के लिए प्रस्थान होगा। तो अंदर को जो तैयारियां हैं अंत्येष्टि की वो कर ली गई हैं। तो यहाँ ये पूरी तरीके से जो लोग आए हैं वो दुखी हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 38 साल का कोई व्यक्ति उनका साथ छोड़ सकता है।
वो इस दुनिया को छोड़ सकता है, ये किसी को कल्पना नहीं थी। सवेरे खबर से लेकर अब तक यहाँ भाव विवल हैं लोग, गंभीर हैं लोग। तो जो लोग जुड़े हुए थे अपर्णा से या प्रतीक से जुड़े हुए तो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि प्रतीक बहुत भले आदमी थे, कभी फोटो नहीं खिंचाते थे, तो राजनीति से कोई मतलब नहीं था, जनसेवा उनका कार्य था, व्यवसाय करते थे। तो इस तरीके से लोग यहाँ अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, लेकिन शांति है, लोग मायूस हैं। अपने परिजन को खोने की जो कसक है वो उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। रामेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियां कम कर दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में 50% से ज्यादा की कटौती की है। तो अमित शाह के काफिले की पुरानी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी है, जो गाड़ियां हैं वो देखने को मिले। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर पहले की है जब गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में कई गाड़ियां नजर आ रही हैं, और ये पहले की तस्वीर है। जबकि दूसरी तस्वीर आज की है। आज की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में करीब 4 गाड़ियां ही तस्वीरों में नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद एनडीए के राज्य वाले अधिकतर राज्यों की सरकारों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में करीब 50% की कटौती की है। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने के लिए ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक सोने की खरीदारी से बचने की अपील की है। सीएम ने मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। यूपी में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती के निर्देश भी दिए गए हैं। ये कदम पेट्रोल डीजल बचाने की मुहिम में बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके अलावा भी सीएम योगी ने बिजली से लेकर एलपीजी सिलेंडर और खाने के तेल की खपत कम करने के लिए भी कई बड़े निर्देश दिए हैं। अब देखिए ना, कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपने फिल्म शोले में वीरू का पानी की टंकी पर चढ़ जाने वाला सीन तो देखा ही होगा। उस सीन को हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक सीन में से एक माना जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा ही एक स्टंट करना एक महिला को भारी पड़ गया। कानपुर के कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपहरण और पॉस्को केस भी गिरफ्तार अपने पति को छुड़ाने के लिए पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के पास एक 50 फीट ऊंचे टावर का सहारा लिया। महिला गिरफ्तार पति को छुड़ाने की मांग करते हुए उस टावर पर चढ़ गई और कूदकर जान देने की धमकी देने लगी। घटना की सूचना मिलते पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम भी बुला ली गई। जहां पुलिस अधिकारी ने महिला को काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन वे कोशिश नाकाम रही। फिर उसके पति को जेल से लाया गया। पति को देखकर महिला बाद में टावर से नीचे उतरी। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और महिला को काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। ये कचहरी के बाहर पुलिस कार्यालय के पीछे की तरफ एक टावर पर एक युवती के चढ़ने की खबर आई थी, जिस पर तमाम पुलिस बल अधिकारीगण वहां पहुंचे और उससे बातचीत के जरिए समझा बुझाकर नीचे उतरवा लिया गया। पूरे प्रकरण में जानकारी करने पर स्पष्ट हुआ कि युवती को भगाने का मुकदमा, अपहरण का मुकदमा उनकी माताजी की तरफ से थाना सचेंडी पर अक्टूबर 2025 में लिखवाया गया था, जिसमें कि नियमानुसार विवेचना करते हुए पॉक्सो एक्ट की वृद्धि कर जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और मुकदमे को चार्जशीट किया गया था। इसी क्रम में ये युवती आज जो अभियुक्त था उसे जेल से छुड़वाने के मांग को लेकर टावर पर चढ़ी थी। चूँकि युवक माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल में था और आज कोर्ट आया था पेशी के लिए, तो इसी को देखते हुए युवती ने ये किया और इस पर पुलिस बल ने उनसे वार्ता कर उन्हें उतरवाया गया है। उनकी काउंसलिंग करवाकर नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई होगी। मथुरा की बलदेव नगर पंचायत में सांसद हेमा मालिनी और विधायक पूरन प्रकाश ने लगभग 14 करोड़ रुपए की 30 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सड़क, पेयजल, सौंदर्यीकरण, धार्मिक स्थलों के विकास और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल रही। हेमा मालिनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने ब्रज क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य कराए हैं और जनता की सहभागिता से ही देश प्रदेश की उन्नति संभव है। विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि बलदेव क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से हो रहे तथा कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। चेयरमैन डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल ने बताया कि सभी योजनाएं नगर के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। यहाँ बहुत बड़ा विकास के काम का उद्घाटन करने के लिए
तो कई जगह पे ये एक साथ में किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे विकास बहुत अच्छा हो रहा है। हुआ बलदेव से कैलाश मार्ग 65 करोड़ में हमारा डबल लाइन की हमारी रोड बनी। इतना ही नहीं, आपका पेयजल हो, बिजली हो, नहर हो, बम्बे हो, किसान हो, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमारा तो नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। प्रदेश में चल रही ऑपरेशन लंगड़ा के तहत रायबरेली पुलिस और 2 कुख्यात अपराधियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। बछरावा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्धों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों की पहचान प्रतापगढ़ निवासी सोनू उर्फ शिव सहाय और अमेठी निवासी चंद्रशेखर केसरवानी के रूप में हुई है, जहां पुलिस ने इनके पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों पर लूट समेत कई आपराधिक मामलों के आरोप हैं, जहां घायल अपराधियों को इलाज के लिए बछरावा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। थाना बछरावा क्षेत्र के अंतर्गत बछरावा शिवगढ़ मार्ग पर रात्रि चेकिंग एवं गश्त की जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि 2 छात्र अपराधी अपराध कारित करने के लिए सफेद रंग की बाइक से बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आ रहे हैं। इसी सूचना पर संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो संदिग्ध साधन नगर की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनकी घेराबंदी करना शुरू किया। पुलिस से घिरता देख पुलिस के ऊपर उन्होंने फायर किया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी। घटनास्थल से एक बाइक, एक पिस्टल 32 बोर तथा एक तमंचा 315 बोर तथा खोखा व कारतूस प्राप्त हुए तथा घटनास्थल से जामा तलाशी के दौरान दोनों अभियुक्तों से 2 सोने की चेन, मंगलसूत्र का लॉकेट, झुमके तथा लगभग 20,000 रुपये बरामद हुए। जनपद फतेहपुर में परिषदीय विद्यालयों को निजी स्कूलों के तर्ज पर विकसित करने की दिशा में प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। कायाकल्प योजना के तहत भवन, बाउंड्री वॉल, टाइलिंग, शौचालय और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के बाद अब मध्याह्न भोजन व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। मनरेगा के तहत 900 विद्यालयों में मॉडल किचन शेड बनाने की योजना है, जिनमें से 267 विद्यालयों में निर्माण पूरा भी हो चुका है, जबकि 400 में कार्य प्रगति पर है। इनसे लगभग 21,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। बच्चों के लिए 40, 60 और 80 सीट क्षमता वाले बेंच टेबल लगाए गए हैं, जिससे वे स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण में भोजन कर रहे हैं। पहले बच्चे जमीन या बरामदे में भोजन किया करते थे, जिससे स्वच्छता प्रभावित हुआ करती थी। अब विद्यालयों का वातावरण अधिक व्यवस्थित और प्रेरणादायक बन चुका है। तो यहाँ हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इसके तहत हमने हमारी करीब 900 स्कूल ऐसे चिन्हित किए थे, जिसमें हम 600 की मनरेगा आईडी जो है पिछला जो बीबी राम जी के तहत भी हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसी आईडी जनरेट कर चुके हैं। इसे एक जो कन्वर्जेंस के अंतर है हमारे पंचायती राज एवं जो बीबी राम जी एक्ट है, इसके अंतर्गत और मनरेगा पूर्व में जो मनरेगा एक्ट था, इसके अंतर्गत हमने कन्वर्जेंस मॉडल को फॉलो किया है। वर्तमान में हमारा 400 के करीब स्कूलों में किचन शेड का काम चल रहा है, जिससे करीब जनपद के वर्तमान तक हम 267 का निर्माण कर चुके हैं, जिससे करीब 21,000 बच्चे हमने लाभान्वित किए हैं, जिनको एक सम्मानजनक MDM शेड बना के वहाँ पे इसको 3 हमने मॉडल में बनाया है। पहले हम लोग यहाँ नीचे बैठ कर खाते हैं थे, अब हम लोग यहाँ डाइनिंग सेट में खाते हैं बैठकर। यहाँ पर अच्छा लगता है, हम लोग को सबके साथ बैठकर खाते हैं। ये पनई इनायतपुर ग्राम पंचायत है और ये किचन सेट बन के तैयार हुआ है, 80 सीटर बन के तैयार हुआ है और अपने जनपद के मुख्य विकास अधिकारी जी के निर्देश से ये जो है बन के तैयार हुआ है और इसमें 80 बच्चे बैठ के एक साथ भोजन कर सकते हैं। इस खास बुलेटिन में मेरा फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।